नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। नमस्कार। आज भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनके जो स्मारक है, जहाँ पर समाधि बनी हुई है उनकी, वहाँ जाकर उनको पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न नेताओं ने भी राष्ट्रपति समेत उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज हम चर्चा करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर। नहीं थे और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे। आप सुन रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी को, जो लोकसभा में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहे थे कि उन्होंने किस तरह से उनकी आलोचना की थी और नेहरू उनसे नाराज नहीं हुए थे। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की ये बात, ये जो रिश्ता है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, वो कहीं खोता जा रहा है, वो कमजोर पड़ता जा रहा है, या समझिए कि नजरअंदाज हो गया है? जैसे वाजपेयी जी ने भी उसकी चेतावनी देते हुए कहा कि आज अगर आलोचना कर दी जाए तो दुश्मन बन जाएंगे। क्या हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में ये बड़ा बदलाव आया है अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति के बाद? उससे पहले की जो पीढ़ी थी वो विपक्ष को विपक्ष के तौर पर, अपने विरोधी विचारधारा के तौर पर देखा करती थी, दुश्मनों के तौर पर नहीं देखती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 20 साल में जो हिंदुस्तान की राजनीति बदली है, उसमें अपने विरोधी पक्ष के नेताओं को विरोधी मानने के बजाय, राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानने, राजनीतिक विरोधी मानने की बजाय उन्हें अब राजनीतिक दुश्मन माना जाने लगा है, और उससे एक बड़ी बिटरनेस भी बढ़ी है। उसका नतीजा, उसका असर हमें संसद की कार्रवाई में दिखाई देता है, चुनावी रैलियों में दिखाई देता है, और कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि सरकारें जिस तरह से अपने विरोधी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, वो भी उसी का एक नतीजा है। लगातार ऐसा होता जा रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। मेरा उनके साथ लंबा समय तक संपर्क भी रहा था। मैंने उन पर एक किताब भी लिखी, हार नहीं मानूंगा, और बहुत बार उनके साथ मिलना-जुलना, उनको कवर करने का काम रहा। तो मैं समझता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, 50 साल से ज़्यादा उन्होंने राजनीति की है, संसदीय राजनीति की है। 1953 में पहला उपचुनाव उन्होंने लड़ा था। उसके बाद से लगातार वो संसदीय राजनीति में रहे, कभी लोकसभा में रहे, कभी राज्यसभा में रहे, 3-3 बार चुनाव भी हारा उन्होंने। लोकसभा का चुनाव भी हारा। ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं हारे हैं। पार्टी में भी उनके साथ काफ़ी कुछ हुआ, पार्टी में नाराज़गी भी उनको लेकर रही उन्होंने। जनता पार्टी में जिस तरह से जनसंघ का मर्ज किया, उसको लेकर भी चर्चा हुई, और फिर जब जनता पार्टी टूटी और जनसंघ को निकलना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी बनी, और भारतीय जनता पार्टी ने जो गांधीज़्म का जो था, गांधीयन सोशलिज़्म, उसको अपनाया, हिंदुत्व के रास्ते को। और उसके बाद पार्टी की बड़ी हार हुई थी 1984 में, जब केवल 2 सांसद चुने गए। ऐसी तमाम घटनाएँ हैं जिनका ज़िक्र अटल बिहारी वाजपेयी के साथ होता है। लेकिन जब वो पाकिस्तान जाते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, तो नवाज़ शरीफ कहते हैं कि आप यहाँ पर इतने पॉपुलर हैं, इतने लोकप्रिय हैं कि अगर यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। और उसी लाहौर यात्रा के बाद पाकिस्तान उनकी पीठ में छुरा घोंपता है, कारगिल होता है। कारगिल में वो जीत कर आते हैं, और उस समय जब उनकी सरकार गिर गई थी, एक वोट से वो सरकार गिर गई थी, और वो एक तरह से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम देख रहे थे, लेकिन उन्होंने वो पूरी लड़ाई लड़ी और कारगिल में एक बड़ी जीत हिंदुस्तान ने हासिल की, और उसके बाद वो फिर लौट कर आए, फिर पूरा कार्यकाल अपना पूरा किया उन्होंने। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों से एक बार उन्होंने मजाक में कहा था 1908 में कि आई एम द लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। 1950 में जो आदमी राजनीति शुरू करे और लगातार विपक्ष की राजनीति में रहे 38 साल तक,
88 में उनको ये फ्रस्ट्रेशन शायद आया होगा कि उन्होंने कहा कि आई एम द लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग में, और उनका नंबर आया 96 में। तब भी 13 दिन की सरकार उनकी बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी को तमाम तरीकों से याद करते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें कहा करते थे कि वो सही आदमी है गलत पार्टी में, लेकिन उन्होंने इस बात को हमेशा नकारा, और जो उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रिश्ते थे उसको उन्होंने हमेशा बनाए रखा। एक बार उन्होंने कहा कि मैं एक बार स्वयंसेवक यानी जिंदगी भर स्वयंसेवक। जनसंघ के साथ रिश्ते रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा आजकल बहुत होती है कश्मीर को लेकर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सबसे नजदीकी और सबसे ज्यादा राजनीति सीखने वाले आदमी का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। जब वो कश्मीर में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और उनकी बाद में संदेहास्पद स्थितियों में मृत्यु हुई, उस दौरान, उस गिरफ्तारी के दौरान, उस प्रोग्राम के दौरान भी अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि तुम जाओ और देश भर को ये मैसेज दो। तो वहां से वो लड़ाई लड़ रहे थे। एक किस्सा याद आता है 1998 का, जब प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने हिंदुस्तान में परमाणु परीक्षण किया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका को खबर तक नहीं लगी, कानो कान वो खबर भी नहीं हुई कि किस तरह से वो परमाणु परीक्षण हुआ। उसकी नाराजगी हुई, बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे, उससे भी हिंदुस्तान निकला। लेकिन इसमें एक घटना बड़ी जुड़ी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जनसंघ जो है हमेशा से 50s के बाद से ही, जब से गठन हुआ उसके बाद से लगातार परमाणु ताकत की पैरवी करता रहा था। परमाणु परीक्षण की ताकत की, परमाणु बम की पैरवी वो करता रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी भी उस पार्टी के नेता थे और उस पर लगातार बात होती रही। एक बार लोकसभा में इस पर प्रस्ताव भी रखा गया जनसंघ की तरफ से, जिसमें परमाणु ताकत बनाने की बात की गई थी कि हिंदुस्तान को परमाणु ताकत बनाना चाहिए। लेकिन जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, तो खबर मिली 79 के करीबन कि पाकिस्तान जो है वो परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है, परमाणु बम बना रहा है। ये भारत सरकार के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने खबर दी। मोरारजी देसाई जो गांधीवादी विचारधारा के थे, वो हमेशा से ही परमाणु बम की, परमाणु ताकत के खिलाफ रहे थे। लेकिन उन्होंने एक दिन अचानक, ये अप्रैल 79 की बात है, उन्होंने अपने 4 बड़े मंत्रियों को बैठक में बुलाया, जिसमें जगजीवन राम, चरण सिंह, एच.एन. पटेल और अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे। जब उस पर उन्होंने चर्चा की मोरारजी देसाई ने कि ये खबर मिली है और क्या हमें अपना परमाणु परीक्षण की तैयारी करनी चाहिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, तो उन 4 में से 2 लोगों ने सपोर्ट किया, जगजीवन राम और चरण सिंह ने। लेकिन जो विरोध करने वाले लोग थे उसमें थे अटल बिहारी वाजपेयी। सबको हैरानी हुई कि अटल बिहारी वाजपेयी इसका विरोध कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी और वो खुद लगातार इस पर समर्थन देते रहे थे, बल्कि जोर देते रहे थे। मोरारजी देसाई तो विरोध कर ही रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि इस समय हमें परमाणु परीक्षण की बात करके पाकिस्तान को प्रवोक नहीं करना चाहिए और एक शांति बनानी चाहिए और रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि उसके बाद मोरारजी देसाई ने हमारे परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन परमाणु बम बनाने की बात शायद नहीं हुई। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी को मौका मिला 98 में प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने परमाणु परीक्षण किया और उन्होंने कहा कि देश को युद्ध से बचाने के लिए जरूरी है कि हम परमाणु शक्ति बने, और इसीलिए सरकार ने ये परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को तमाम कारणों से तो जाना ही जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है उनकी राजनीतिक सद्भाव की बात। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे ज्यादा दलों के साथ, पहली बार 24 दलों के साथ, गठबंधन के साथ एनडीए की सरकार बनाई, जिसमें 24 दल थे। और अटल बिहारी वाजपेयी न केवल अपने दलों के साथ बल्कि विपक्षी दलों के साथ भी बेहतरीन संबंध रखा करते थे और उनका ध्यान रखा करते थे, उनका ख्याल रखा करते थे। इस पर बहुत बार चर्चा हुई। एक घटना थी कि जब सोनिया गांधी जी, जो कांग्रेस की नेता थी, उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से एक ने कहा कि मैं यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने की बात करेंगी तो सिर मुड़ा लूंगी और जमीन पर सोऊंगी। पार्टी में बड़ा विरोध था सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात को लेकर।
लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात का विरोध किया कि हमें व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। हालाँकि बाद में तो सोनिया गांधी खुद उसमें शामिल ही नहीं हुई थी प्रधानमंत्री बनने की बात पर, लेकिन ये चर्चा हुई थी। एक घटना हुई, कांग्रेस के एक और युवा नेता हुआ करते थे, उनका विदेश में कोई परेशानी का मसला आ गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस सरकार ने उस काम को निपटाया, युवा नेता को, कांग्रेस के जो नेता थे, उन्हें सुरक्षित हिंदुस्तान लेकर आए वो, लेकिन इसकी चर्चा कभी किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं की गई। लेकिन इससे उलट अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके साथ बेहतर रिश्ते रखते थे या कोई उनका काम करते थे, उन्हें हमेशा याद रखते थे। एक और घटना है राजीव गांधी की। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 85 से 89 तक। उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के कैंसर का और उनकी किडनी खराब होने की जानकारी मिली। ये जानकारी राजीव गांधी तक भी पहुंची, वो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया और कहा कि मैं एक यूनाइटेड नेशन वॉशिंगटन में एक डेलीगेशन भेज रहा हूँ, जो डेलीगेशन जा रहा है भारत की तरफ से, उसमें आपका नाम भी शामिल कर रहा हूँ और आप वहाँ जाइए और जब तक इलाज ना हो जाए तब तक अमेरिका रहिए। वहाँ पर अमेरिका में अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज हुआ और न केवल राजीव गांधी ने, उसके बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी हर बार यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेशन में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम रखा, ताकि वो जब भी इलाज के लिए ज़रूरत हो, टेस्ट के लिए ज़रूरत हो, तो वो हर साल वहाँ पर करवा सकें। इस बात का ज़िक्र राजीव गांधी ने कभी नहीं किया। लेकिन जब राजीव गांधी नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनको याद करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात का ज़िक्र करते हुए कहा कि आज मैं ज़िंदा हूँ, तो राजीव गांधी की वजह से। गठबंधन की सरकार में एनडीए का संयोजक बनाया उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नहीं बनाया, जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया। उनके सबसे विश्वस्त नेताओं में से, सहयोगियों में से माने जाते थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनके मित्र के तौर पर देखे जाते थे। उनके अपने एक और सहयोगी ब्रजेश मिश्रा, उनको उन पर बहुत भरोसा था, उनके साथ वो काम किया करते थे। गठबंधन में बहुत झगड़े रहे, एनडीए के गठबंधन में बल्कि 3 देवियों को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी, ममता बनर्जी, जयललिता और मायावती। और उन तीनों से सुलह करने के लिए, उनको मनाने के लिए वो बार-बार जसवंत सिंह या जॉर्ज फर्नांडिस को भेजा करते थे। ममता बनर्जी का एक छोटे-से घटना का ज़िक्र करता हूँ। ममता बनर्जी जब नाराज़ हो गईं, तो अटल बिहारी वाजपेयी खुद कोलकाता गए हुए थे और जब ममता बनर्जी को पता पड़ा कि प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए हैं, तो वो कोलकाता से बाहर चली गईं। तो वाजपेयी उनके घर पहुँचे और उनकी माँ से कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत शैतान है। उसके बाद वो मसला सुलझ गया था। तो ये रिश्ता, ये तरीका, ये तौर-तरीका और ये राजनीतिक जो विद्वेष है, उससे कहीं दूर हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी कमज़ोर रहे हों। कारगिल के दौरान जब अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ पहुँचे थे 4 जुलाई को, तो पाकिस्तानी के नवाज़ शरीफ के रिक्वेस्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को, यानी उस वक़्त के प्रधानमंत्री को फ़ोन किया और बोले कि हम तीनों लोग फ़ोन पर बात करना चाहते हैं ताकि आप इस मसले को आगे सुलझा सकें। लेकिन वाजपेयी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस आग्रह को, इस बात को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि अब इस पर बात नहीं हो सकती। तो वो जितने विनम्र थे, उतने ही फैसले लेने में भी दृढ़ थे। पार्टी के साथ चलने, लोगों को साथ मानने की बात, एक कलेक्टिव लीडरशिप की बात जो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा होती रही है, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है। उन्होंने हमेशा पार्टी को प्राथमिकता दी। वो कभी मैं नहीं रहे, हम रहे। राम जन्मभूमि को लेकर जब रथ यात्रा की बात आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी उससे सहमत नहीं थे। लेकिन जब पार्टी ने फैसला कर लिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। गुजरात के मसले पर जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर कहा कि राजधर्म निभाना चाहिए, लेकिन जब लाल कृष्ण आडवाणी और पार्टी के नेताओं ने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी को नहीं हटाना चाहिए, तो वो बात भी अटल बिहारी वाजपेयी ने मानी। इसलिए उनको लेकर और जिस तरह की बातें होती है कि वो सॉफ्ट थे, बदलते रहते थे, लगातार कई तरह की चर्चाएं होती रही। अटल बिहारी वाजपेयी फैसला लेने में ठोस होते थे, निर्णय एकदम करते थे और उसमें उन्हें कोई दबा नहीं सकता था। लेकिन व्यवहार में वो बहुत मुलायम और
सहर्ष सब चीज़ों को स्वीकारने वाले होते थे। जलेबी और समोसा उन्हें पसंद था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व जलेबी की तरह नहीं था, घुमावदार नहीं था, सीधा था लेकिन रस भरा था। आज पुण्यतिथि है, किसी से उनकी तुलना करना, मौजूदा नेतृत्व से, मौजूदा पॉलिटिशियन से तुलना करना मेरा मकसद नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आज की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने का सबसे सही तरीका यही हो सकता है कि वाजपेयी की तरह से जलेबी जरूर खाएं, लेकिन जलेबी बने नहीं, रस भरे रहें और सीधे और सरल रहें, और राजनीतिक विरोधियों को केवल राजनीतिक विरोधी या विचारधारा का विरोधी के तौर पर देखें, दुश्मन के तौर पर। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खासियत भी यही है, ताकत भी यही है। सत्ता तो आती रहती है, जाती भी रहती है। 15 प्रधानमंत्री हो गए, 15 सरकारें हुई हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं, हम हर बार देखते हैं, हर बार मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, बन रहे हैं, कुछ बदल रहे हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, जीवन भी ऐसे ही चलता रहता है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका ये है कि जो विपक्ष है उसको भी साथ में रखें, और विपक्ष भी सत्ता पक्ष को हमेशा निशाने पर नहीं रखें। जो देश हित की बात हो, जो राष्ट्र हित की बात है, उस पर सब मिलकर काम करें, एक वॉइस में काम करें, राष्ट्र के लिए एक वॉइस में काम करें, एक वॉइस में सब लोग मिलकर चलें। सब मिल जाएंगे तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। अमृत काल के लिए समुद्र मंथन जरूरी है, लेकिन उसके बाद उसमें सबका साथ होना सबसे ज्यादा जरूरी। क्या वाजपेयी को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारी जो राजनीतिक विद्वेष की जो स्थिति है उसे खत्म करें, विचारधाराओं का विरोध जरूर रखें। जैसे वाजपेयी जी अक्सर कहा करते थे कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद मत कीजिए। तो मनभेद मत कीजिए, मतभेद रखिए, किसी के साथ जाने, किसी के पीछे होने की जरूरत नहीं। मतभेदों के साथ भी हम साथ चल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखें। नमस्कार, शुक्रिया।